मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन पर नियंत्रण नहीं तो जीवन पर भी नहीं। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, पूरी जिंदगी की सच्चाई है। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया था। उसका चेहरा पीला था, आंखें थकी हुई थीं और वह कह रहा था कि उसे कोई बीमारी है जो उसे भीतर से खा रही है। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, तुम्हें क्या दर्द है? वह बोला, मैं हर बात पर सोचता रहता हूं, हर छोटी बात पर, हर आने वाले कल पर, हर गलती पर मैं रुक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बीमार शरीर से नहीं, सोच से हो। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सोच भी बीमारी बन सकती है। लेकिन आज की मनोविज्ञान यही कहता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि इंसान हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं, जबकि 95% दोहराए जाते हैं। यानी हम नई समस्याओं से नहीं, पुरानी सोच से परेशान होते हैं। दिमाग खतरे से नहीं, कल्पना से डरता है। जो हुआ नहीं उससे भागता है, जो खत्म हो चुका है उसे बार बार दोहराता है। कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने जाओ और एक छोटी सी बात अचानक पहाड़ बन जाए? किसी की कही एक लाइन दिल में तीर की तरह चुभ जाए? कोई फैसला लेने से पहले 100 बार मन में लड़ाई हो, जैसे दिमाग कह रहा हो, कुछ गलत हो जाएगा, तुम कर नहीं पाओगे, क्या पता लोग क्या सोचेंगे। और फिर आप जागते रहें, करवटें बदलते रहें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिले। यही ज्यादा सोचने का जाल है। एक ऐसा जाल जिसे हम खुद बुनते हैं और खुद ही उसमें फंस जाते हैं। गौतम बुद्ध ने समझाया था कि बाहरी तीर कभी उतना चोट नहीं देता जितना दूसरा तीर देता है, जो हम खुद अपने मन से मारते हैं। पहला तीर परिस्थिति है, दूसरा तीर हमारी सोच और दुख दूसरे तीर से पैदा होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम भी यही करते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया तो हम सोचते हैं शायद वह नाराज है। कोई काम टल गया तो हम मान लेते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई। भविष्य की एक संभावना को हम असली सच बना देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान ओवरथिंक करता है तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। शरीर समझता है कि कोई खतरा है और बिना वजह दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, पेट में हलचल होती है और फैसला लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। वैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव लूप कहते हैं, यानी विचारों का ऐसा चक्र जो रुकता ही नहीं। आप जितना भागो उतना तेज पीछा करता है। कभी ध्यान दिया है, हम तब ज्यादा सोचते हैं जब हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते, जब हम भविष्य को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जितना पकड़ोगे उतना खोओगे। मन को जितना कसकर पकड़ते हैं वह उतना ही भागता है। सोच को जितना रोकना चाहते हैं वह उतनी ही तेज दौड़ती है। एक साधारण सा उदाहरण, मोबाइल की बैटरी 10% पर आ जाए तो हम चार्ज ढूंढ लेते हैं, लेकिन मन की ऊर्जा 0% पर चले जाए हम फिर भी सोचते रहते हैं। हम शरीर का ख्याल रखते हैं, कपड़ों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की राय का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने मन का ख्याल नहीं रखते। हम मान लेते हैं कि सोचते रहना समझदारी है, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि ज्यादा सोचना फैसले को कमजोर करता है, इंसान को थका देता है और दिमाग को धुंधला कर देता है। बुद्ध ने सिखाया था कि मन को देखना सीखो, उसे मानना नहीं। यानी विचार सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं, आसमान नहीं। लेकिन आज हम बादलों को ही तूफान समझ लेते हैं। एक छोटी बात को हम जीवन की सच्चाई बना देते हैं। जैसे कोई दोस्त देर से जवाब दे तो हम मान लेते हैं कि रिश्ता खत्म। एक असफलता को हम खुद की पहचान बना लेते हैं। और सबसे दुखद यह है कि हम कल की चिंता में आज को जलाते रहते हैं। इस दुनिया में हर इंसान इससे गुजरता है, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता। कोई बताता नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाता और कोई सीख नहीं देता कि सोच रुक सकती है, मन शांत हो सकता है और जीवन हल्का हो सकता है। लेकिन सच यह है कि ओवरथिंकिंग कोई किस्मत नहीं, सिर्फ आदत है और आदत बदली जा सकती है। बुद्ध ने कहा था, जहां जागरूकता है वहां आजादी है। सोच बंद करने के लिए सोच से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ उसे पहचानना पड़ता है। जैसे आप पानी में गिर जाएं तो पानी से लड़ने पर आप डूबोगे, लेकिन शरीर को ढीला छोड़ दो तो वही पानी आपको तैरना सिखा देगा। मन भी ऐसा ही है, जितना लड़ोगे उतना डूबोगे, जितना समझोगे उतना ऊपर उठोगे। और शायद आप अभी ये वीडियो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी थक चुके हैं अंदर ही अंदर, बिना किसी शोर के, बिना किसी आवाज के। और आप चाहते हैं कि कोई रास्ता मिले, कोई तरीका मिले, कोई समझ आए कि मन को कैसे शांत किया जाए, सोच को कैसे रोका जाए और जीवन कैसे हल्का किया जाए। यह वीडियो आपको बताएगा कि ज्यादा सोचने से वास्तव में क्या होता है,
क्यों हमारा मन हमारे खिलाफ काम करने लगता है और कैसे बुद्ध की साधारण लेकिन गहरी शिक्षाएं आज भी आधुनिक विज्ञान से मेल खाती हैं। आगे आप जानेंगे कि ओवरथिंकिंग शरीर, दिमाग और जीवन को कैसे प्रभावित करती है और उससे बाहर निकलने के कदम इतने आसान हैं जितने आपने कभी सोचे भी नहीं। अब जिंदगी बदलने का सफर शुरू हो चुका है। हम उस धीमी आग की बात कर रहे थे जो अंदर अंदर इंसान को जला देती है। अब मन के भीतर एक और परत खुलती है, एक ऐसी परत जिसे लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि समस्या छोटी होती है, लेकिन हमारा मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम खुद डर जाते हैं। यही वह जगह है जहां ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, लेकिन इंसान को भीतर से बदल देती है। जैसे किसी ने दिमाग में अदृश्य शोर बढ़ा दिया हो और बाहर की दुनिया शांत होते हुए भी अंदर तूफान मचा रहता हो। मनोविज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग कोई सोच नहीं, बल्कि सोच का बोझ है। विचारों का ऐसा भारी ढेर जिसे दिमाग उठाता भी है और उससे टूटता भी है। इंसान सोचता नहीं है, बल्कि विचारों में डूब जाता है। जैसे कोई नदी हो जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो और कदम रखते ही इंसान बहने लगे। ओवरथिंकिंग का मतलब है उसी विचार को बार बार वापस लाना। वही यादें, वही शक, वही डर, चाहे वह बीती हुई गलती हो, आने वाले कल की चिंता हो या किसी का एक छोटा सा व्यवहार। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन समस्या नहीं, मन की पकड़ समस्या है। यानी विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, वहीं से दुख शुरू होता है। बुद्ध ने समझाया कि मन का स्वभाव है चलना। जैसे हवा रुक नहीं सकती, वैसे ही विचार रुक नहीं सकते। लेकिन दुख तब पैदा होता है जब इंसान हवा को बंद करना चाहता है और विचारों को रोकने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि दिमाग असली खतरे पर नहीं, कल्पना पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। शरीर तब भी डर महसूस कर सकता है जब कोई खतरा मौजूद ना हो। यही वजह है कि रात के सन्नाटे में सबसे ज्यादा विचार आते हैं। फोन साइलेंट होता है, दुनिया सो रही होती है, मगर दिमाग जाग रहा होता है। उसे लगता है कि उसे अब जवाब ढूंढना है, अब निर्णय लेना है, अब हर उस चीज को समझना है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। आपने शायद महसूस किया होगा, एक साधारण सी बात जैसे किसी का देर से संदेश आना दिमाग को 100 अलग अलग कहानियों में बदल देता है। हम मान लेते हैं कि सामने वाला बदल गया है, नाराज है, दूर हो गया है, लेकिन सच में सिर्फ नेटवर्क खराब था या वह व्यस्त था। मनोविज्ञान इसे कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कहता है, यानी छोटी बात को बड़ा खतरा मान लेना। बुद्ध इसे भ्रम कहते थे, एक ऐसा भ्रम जिसे मन खुद बनाता है और खुद ही डर जाता है। ओवरथिंकिंग का मतलब यह नहीं कि इंसान ज्यादा समझदार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन गया है। सोच तब तक सुंदर है जब तक वह दिशा देती है, लेकिन जब सोच रुकने लगे, दोहराने लगे और दर्द देने लगे, तब वह जहर बन जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना काम किए थक जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर नहीं, दिमाग लगातार भागता रहता है। बुद्ध ने सिखाया था कि मन का निरीक्षण करो, मन से लड़ो मत। जो व्यक्ति विचारों को देखते हुए भी उनसे दूरी बना लेता है, वही मुक्त होता है। अगर आसमान साफ हो और कुछ बादल गुजर जाए, तो आसमान बादलों का नहीं हो जाता। लेकिन आज इंसान बादलों को ही अपनी पहचान बना लेता है। एक बुरा अनुभव, एक असफलता, एक नकारात्मक विचार और पूरा जीवन उसी रंग में रंग जाता है। ओवरथिंकिंग कोई एक दिन में पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे बढ़ती है। हर बार जब इंसान जवाब ढूंढने की कोशिश करता है जहां जवाब होना ही नहीं चाहिए, हर बार जब इंसान उन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है जो उसके हाथ में नहीं है, हर बार जब इंसान खुद को दोष देता है किसी ऐसी बात पर जो खत्म हो चुकी है। मनोविज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ईंधन है अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता। इंसान जितना भरोसा खोता है उतना सोचता है, जितना डरता है उतना उलझता है। एक साधारण दृश्य सोचिए, कोई इंसान कमरे में अकेला बैठा है, वह ठीक है, सांसें सामान्य हैं, शरीर आराम में है, लेकिन जैसे ही उसका दिमाग किसी पुराने अनुभव को याद कर लेता है, अचानक दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पसीजने लगते हैं और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन बाहर कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ दिमाग के अंदर कहानी बदल गई। यही ओवरथिंकिंग है। बाहरी दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया दर्द पैदा करती है। बुद्ध ने कहा था, विचार आग है और जागरूकता पानी। जब तक इंसान जागरूक नहीं होता, विचार जलाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह समझ लेता है कि विचार सिर्फ विचार हैं, सच नहीं, मन शांत होने लगता है।
ओवर थिंकिंग का असली कारण यह नहीं कि इंसान सोच नहीं रोक सकता, बल्कि यह कि वह विचारों को सच मानने लगता है। दिमाग की एक खास आदत होती है, वह समाधान ढूंढता है, भले ही समस्या ना हो। इसी वजह से कई बार हम ऐसी चीजें सोचते रहते हैं जिनका कोई अंत नहीं, जैसे भविष्य कैसा होगा, कौन सा रहेगा, कौन छोड़ देगा, लोग क्या सोचेंगे। मनोवैज्ञानिक इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड कहते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब दिमाग ऐसी जगह समाधान ढूंढता है जहां सिर्फ स्वीकार करना होता है। ओवर थिंकिंग कभी भी आवाज देकर नहीं आती, यह चुपचाप शुरू होती है, एक सवाल से, एक शक से, एक अधूरे जवाब से, और धीरे धीरे यह सोचने की आदत नहीं, जीवन जीने का तरीका बन जाती है। इंसान हर स्थिति का मतलब निकालने लगता है, हर रिश्ते को मापने लगता है, हर फैसले से डरने लगता है, और सबसे दुखद यह है कि वह जीना भूल जाता है, क्योंकि जो सोच में जीता है वह वास्तविकता में नहीं जी पाता। लेकिन जैसे बुद्ध ने कहा था, जिसे समझ लिया जाए वह समाप्त हो जाता है। ओवर थिंकिंग कोई अभिशाप नहीं, एक पैटर्न है, और पैटर्न बदले जा सकते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि दिमाग को नए रास्ते सिखाए जा सकते हैं। विचारों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बहने दिया जा सकता है। ज्यादा सोचने से क्या होता है? इंसान जिंदगी जीना भूल जाता है और दिमाग की बनाई हुई दुनिया में कैद हो जाता है। वह चल रहा होता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचता। वह लोगों के बीच होता है लेकिन अकेला महसूस करता है। वह थकता शरीर से नहीं, बल्कि उन खामोश विचारों से है जो हर पल उसे घसीटते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया किसी तूफान से नहीं टूटती, इंसान सबसे पहले भीतर से टूटता है, उसी जगह से जहां सोच जन्म लेती है और फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। ज्यादा सोचने से शुरुआत हमेशा बहुत छोटी लगती है, जैसे किसी के एक शब्द से मन दुखी हो जाना, किसी बात का जवाब न मिलना, कोई छोटा फैसला लेने में हिचकिचाहट। बट यही छोटी दिखने वाली चीजें साइलेंट तरीके से बड़े रूप में बदल जाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन एक ज्वाला की तरह है, यदि तुम उसे नियंत्रण में रखो तो रोशनी देता है, और अगर नियंत्रण खो दो तो वही आग सब कुछ जला देती है। ओवर थिंकिंग वही आग है जो बाहर नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदर सब कुछ जला देती है। सबसे पहले असर पड़ता है नींद पर। इंसान बिस्तर पर लेटता है शरीर आराम करने के लिए, लेकिन दिमाग युद्ध शुरू कर देता है। रात का समय असल में सुकून का समय होना चाहिए, लेकिन ओवर थिंकिंग करने वालों के लिए यही समय सबसे भारी बन जाता है। एक लड़की अपनी आंखें बंद करती है और सोचती है कि कल ऑफिस में सभी ने उसे अजीब नजरों से क्यों देखा। फिर वह याद करने लगती है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। दिमाग तुरंत पुरानी यादें खोल देता है। 5 साल पहले की 5 बातें तक सामने खड़ी हो जाती हैं, जैसे कल ही हुई हो। रात के 2 बजे वह अपने ही विचारों से लड़ती रहती है। शरीर थकता है लेकिन नींद नहीं आती। सुबह उठकर चेहरा भारी, मन चिड़चिड़ा और ऊर्जा गायब। कोई पूछे सोई नहीं तो जवाब होता है सो तो गई थी। लेकिन सच्चाई ये होती है कि इंसान सोया नहीं था, बस लेटा रहा था, जबकि दिमाग जागता रहा। मनोविज्ञान कहता है कि ओवर थिंकिंग दिमाग को अलर्ट मोड में रख देती है, जिससे नर्वस सिस्टम आराम की स्थिति में लौट ही नहीं पाता, और नींद जितनी खराब होती जाती है उतनी ही सोच बढ़ती जाती है, जैसे आग पर तेल डालना। बुद्ध कहते थे, अशांत मन को नींद नहीं मिलती और बिना नींद के मन शांत नहीं होता। धीरे धीरे इंसान दिन में जागा रहता है और रात में बचता रहता है, लेकिन दिमाग कोई जगह नहीं छोड़ता। इसके बाद असर आता है रिश्तों में। ज्यादा सोचने वाला इंसान सबसे ज्यादा डर उन्हीं से महसूस करता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। वह सामने वाले के हर वाक्य में छिपे हुए मतलब ढूंढने लगता है, हर खामोशी को नाराजगी समझने लगता है, हर देरी को दूरी मान लेता है। जैसे एक लड़का अपनी दोस्त को मैसेज करता है और उसका जवाब देर से आता है। वह सोचता है शायद उसे अब मुझसे बात नहीं करनी, फिर शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, फिर शायद अब वह किसी और के ज्यादा करीब हो गई है। हकीकत में लड़की बस घर के काम में व्यस्त होती है, लेकिन दिमाग का बनाया हुआ दर्द वास्तविक दर्द की तरह महसूस होता है। रिश्तों में गलतफहमियां बातों से नहीं, सोचों से पैदा होती हैं। सामने वाले को लगे बिना ही उसको दोषी बना दिया जाता है। नजरें मिलना कम हो जाता है, बातचीत छोटी हो जाती है और चुप्पी दूरियां बढ़ा देती है। मनोविज्ञान बताता है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण वैलिडेशन ढूंढता है, और जब वह नहीं मिलता तो वह खुद ही रिश्ते की कहानी नकारात्मक दिशा में पूरी कर देता है।
बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे मन की कल्पनाएं ही तुम्हारा दुख बढ़ाती हैं, ना कि लोग। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग इंसान को लोगों से नहीं, खुद से दूर कर देती है। जो इंसान पहले खुलकर हंसता था वह चुप हो जाता है। जो पहले सबके साथ रहता था वह खुद में सिमटने लगता है। और सबसे दर्दनाक यह है कि किसी को समझ भी नहीं आता कि वह ऐसा क्यों बदल गया। इसके बाद जो असर आता है वह इंसान की जिंदगी रोक देता है। फैसले लेने की क्षमता खत्म होने लगती है। पहले इंसान सोचता था चलो कर लेते हैं, अब वह सोचता है करूं या ना करूं। वह हर कदम पर संभावित खतरे ढूंढने लगता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर गलत हो गया तो। और इसी डर में वह वहीं रुक जाता है जहां से शुरुआत करनी चाहिए थी। एक लड़का अपने करियर को बदलना चाहता है। उसके पास टैलेंट भी है, इच्छा भी है, मौका भी है। लेकिन दिमाग हर बार एक ही आवाज में कहता है, क्या पता यह गलत हो। महीनों बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन फैसला नहीं होता। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि गलत फैसले से इंसान उतना नहीं गिरता जितना फैसले ना लेने से गिरता है। मनोविज्ञान इसे डिसीजन पैरालिसिस कहता है, जहां दिमाग अधिक सोचते सचते किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता खो देता है। जैसे फोन में बहुत सारे ऐप्स खुल जाएं और सिस्टम फ्रीज हो जाए। बुद्ध ने कहा था, अति सोचना मन की कैद है। निर्णय वही ले सकता है जो मुक्त हो। और यह कैद जितनी लंबी होती जाती है, इंसान की जिंदगी उतनी ही छोटी लगने लगती है। वह जीता कम है, सोचता ज्यादा है। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहती, शरीर पर भी अपना कब्जा जमा लेती है। एक इंसान जिसे लगता है कि वह सिर्फ सोच रहा है, असल में उसका शरीर भी उस सोच का बोझ उठा रहा होता है। कंधों का भारी लगना, गर्दन का दर्द, पेट में जलन, दिल की धड़कन तेज होना, सांसें उथली होना, हाथों में पसीना, सब कुछ बिना किसी वास्तविक कारण के। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल सिर्फ रिपोर्ट है, इंसान नहीं। दिमाग बार बार शरीर को डेंजर सिग्नल भेजता है, कुछ गलत होने वाला है, जबकि सच में कुछ भी गलत नहीं होता। यही तनाव धीरे धीरे बीमारी बन जाता है। नींद की कमी, डिजेशन समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, फटीग, ये सब ज्यादा सोचने के लंबे समय तक रहने वाले परिणाम हैं। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण कभी घटना नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी सोच होती है। यानी दर्द शरीर में आता है, लेकिन शुरुआत मन से होती है। जब इंसान खुद से पूछे बिना ही बुरा सोचता रहता है, शरीर उस सोच को सच मानकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे गहरा और खतरनाक असर, आत्मविश्वास टूटने लगता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अपनी असफलताओं को 100 बार याद करता है, और अपनी सफलताओं को एक बार भी नहीं। वह दूसरों को नहीं, खुद को शक करने लगता है। पहले जो काम वह बिना डरे कर लेता था, अब उसी काम में उसे अपनी कमी नजर आने लगती है। एक लड़की इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू के बाद वह हर जवाब को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करती रहती है। उसे लगता है कि उसने अच्छा नहीं किया, जबकि सामने वाले को वह बहुत प्रभावशाली लगी थी। लेकिन दिमाग उसे यह मानने नहीं देता। धीरे धीरे इंसान अपनी ही नजरों में छोटा होने लगता है। वह सोचने लगता है कि वह जितना सोचता है उतना अच्छा नहीं है, और यही सोच उसे नीचे खींचती रहती है। आत्मविश्वास टूटने के बाद इंसान कोशिश करना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि परिणाम पहले से तय है, और वह परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। बुद्ध ने कहा था, तुम खुद अपने दुश्मन बन जाते हो जब तुम अपनी ही सोच पर विश्वास करने लगते हो। ओवरथिंकिंग यही करती है, वह इंसान को उसका सबसे बड़ा विरोधी बना देती है। लेकिन एक गहरी सच्चाई यह भी है कि ज्यादा सोचने का मतलब यह नहीं कि इंसान कमजोर है। इसका मतलब यह है कि मन थक गया है। अंदर कुछ अनकहा जमा है, कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं गया, स्वीकार नहीं किया गया। और जब तक मन को देखा नहीं जाएगा, वह चिल्लाना बंद नहीं करेगा। ओवरथिंकिंग रुकती नहीं क्योंकि इंसान सोच नहीं पाना चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि विचारों का भार बहुत पुराना है, और यही जगह है जहां समाधान की शुरुआत होती है। जब इंसान यह समझना शुरू करता है कि सोच को रोकना ताकत से नहीं, समझ से आता है। हम ज्यादा सोचते क्यों हैं? क्योंकि इंसान का मन हमेशा उस जगह भागता है जहां उसे सुरक्षा महसूस नहीं होती। दिमाग को लगता है कि अगर वह हर संभावना, हर रिस्क, हर गलती को पहले से सोच लेगा तो वह खुद को दर्द से बचा लेगा। इसी जगह से ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है। बाहर से लगता है कि इंसान बस सोच रहा है, लेकिन भीतर दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जैसे कोई जंगल में अचानक आवाज सुने तो शरीर तुरंत सतर्क हो जाता है।
ठहर जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कने लगता है। वही प्रक्रिया एक ओवरथिंकर के दिमाग में रोज होती है, बिना किसी जंगल और बिना किसी खतरे के। मन छोटी सी बात को खतरा समझ लेता है और दिमाग उसे बचाने के लिए हजारों विचार पैदा कर देता है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन खतरे को नहीं देखता, वह अपने डर को देखता है। यही डर दिमाग को जागृत रखता है और वह बार बार वही बातें सोचता है जिनसे वह भागना चाहता है। जब दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है तो उसकी पहली कोशिश यही होती है कि नियंत्रण बनाए रखा जाए। इंसान को लगता है कि अगर वह हर चीज पहले से सोच लेगा, हर नतीजे की भविष्यवाणी कर लेगा, तो वह सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि हम कंट्रोल खोने के डर से ज्यादा सोचते हैं। जैसे कोई इंसान सोचता है, अगर मैंने ये बात कही और सामने वाला गलत समझ गया, तो अगर मैं अपनी भावना जाहिर करूं और मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, तो अगर मैंने फैसला लिया और वह गलत हो गया, तो दिमाग हर बार एक ही दिशा में भगदड़ मचा देता है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और इस डर में इंसान सोचते सचते वहीं रुक जाता है जहां से कदम बढ़ाना चाहिए था। कंट्रोल का डर इतना गहरा होता है कि इंसान अंत में खुद पर भी भरोसा खोने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं कर पाता, तो दिमाग ओवर प्लानिंग, ओवर वार्निंग और ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। उसे लगता है कि जितना अधिक सोचेगा उतना सुरक्षित होगा, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट ही है। सोच जितनी बढ़ती है, सुरक्षा की भावना उतनी घटती जाती है। बुद्ध ने कहा था, जो नियंत्रण छोड़ देता है वही शांति पा लेता है। लेकिन इंसान छोड़ने के बजाय पकड़े रहता है, और जितना कसकर पकड़ता है, मन उतना ही दर्द देता है। इसके बाद वजह आती है परफेक्शन की आदत। कुछ लोग इसलिए ज्यादा नहीं सोचते कि उन्हें डर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हर चीज बेदाग चाहिए। परफेक्शन बाहर से खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर से यह एक बहुत भारी बोझ है। इंसान सोचता है, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे सबसे बेहतर होना चाहिए, मेरे फैसले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसी सोच में वह हर कदम पर खुद को रोक देता है। जैसे कोई इंसान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने से पहले 10 बार एडिट करता है, कैप्शन बदलता है, फिर सोचता है कि क्या लोग पसंद करेंगे या नहीं, फिर वह पोस्ट ही नहीं करता। या कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने के बजाय नोट्स को परफेक्ट बनाने में समय लगा देता है। काम शुरू ही नहीं होता क्योंकि उसे फ्लोलेस शुरुआत चाहिए। मनोविज्ञान में इसे परफेक्शन पैरालिसिस कहा जाता है, जहां इंसान कुछ करने से पहले ही खुद को असफल मान लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, पूर्णता की इच्छा दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि परफेक्शन कभी मिलता नहीं और अधूरापन हमेशा महसूस होता है। इंसान जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, उतना ही अपने आप से दूर होता जाता है, और यह दूरी ओवरथिंकिंग को और गहरा बना देती है। लेकिन ओवरथिंकिंग की सबसे भारी जड़ अतीत और भविष्य में फंस जाना है। इंसान वर्तमान में नहीं जी पाता, क्योंकि वह या तो बीते हुए पलों में अटका रहता है या आने वाले समय से डरता रहता है। अतीत का बोझ इंसान को बार बार वहीं ले जाता है जहां उसे दर्द मिला था। जैसे कोई पुरानी गलती, एक गलत फैसला, एक टूटता रिश्ता, किसी का कहा हुआ कठोर शब्द दिमाग उसे बार बार दोहराता है, जैसे वह आज ही हुआ हो। इंसान खुद से पूछता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं कुछ बदल पाता। लेकिन अतीत बदलता नहीं, बस सोच बढ़ती रहती है। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग अनरिजॉल्व्ड भावनाओं को रिपीट करता है जब तक उन्हें समझा ना जाए, और इसी रेपिटेटिव सोच से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा था, बीते हुए को पकड़े रहने वाला वर्तमान खो देता है। इंसान भूल जाता है कि यादें सिर्फ यादें हैं, सजा नहीं। दूसरी तरफ भविष्य की चिंता मन को बेचैन कर देती है। इंसान इस डर में रहता है कि जो अभी नहीं हुआ वह भी खराब ही होगा। जैसे कोई सोचता है, अगर नौकरी ना मिली, तो अगर मेरी जिंदगी ठीक ना हुई, तो अगर सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया, तो दिमाग पॉसिबिलिटीज को रियलिटी की तरह महसूस कराने लगता है। वह उन परिस्थितियों से डर जाता है जो कभी हुई ही नहीं है। भविष्य की चिंता का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इंसान सोचता है कि चिंता करने से समस्या हल हो जाएगी, जबकि चिंता समस्या नहीं, सिर्फ तकलीफ पैदा करती है। बुद्ध कहते थे, भविष्य की चिंता मन का भ्रम है, क्योंकि वह कभी आता नहीं, वह तो सिर्फ अभी के विचारों में पैदा होता है। जब इंसान भविष्य में जीना शुरू करता है, उसका वर्तमान खाली हो जाता है, और उसी खालीपन में ओवरथिंकिंग बढ़ती जाती है। हम ज्यादा सोचते हैं क्योंकि मन को खामोशी से डर लगता है। जैसे ही इंसान अकेला बैठता है,
अंदर की आवाजें उठने लगती हैं। वे आवाजें जिन्हें वह कई सालों से अनसुना कर रहा था। मन उन भावनाओं को सामने लाना चाहता है जिन्हें दबा दिया गया था। दर्द, पछतावा, डर, अपमान, अधूरी बातें, अनकहे जख्म। इंसान सोचता है कि वह ओवर थिंकिंग रोक लेगा, लेकिन असल में उसका मन उसकी ही अनदेखी भावनाओं को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग कमजोरी नहीं, मन का संकेत है कि कुछ भीतर ध्यान मांग रहा है। बुद्ध ने कहा था, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। और इंसान जितना इन भावनाओं को दबाता है, मन उतना ही जोर से उन्हें वापस लाता है। हम ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा कम होता है। इंसान जितना सेल्फ डाउट में जीता है, उतना ज्यादा सोचता है। उसे लगता है कि उसके फैसले ठीक नहीं होंगे, उसकी क्षमता कम है, उसका मूल्य दूसरों पर निर्भर है। इसलिए वह लोगों की नजरों से खुद को मापने लगता है। किसी की चुप्पी उसे नफरत लगती है, किसी की आलोचना उसे बर्बादी लगती है। मनोविज्ञान बताता है कि लो सेल्फ एस्टीम ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ईंधन है। इंसान जितना खुद को कम समझता है, उतना ही दिमाग खतरे की तलाश करता है। और यही वजह है कि छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। हम ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम स्वीकार करना नहीं सीख पाए कि जिंदगी में अनिश्चितता है, कि गलतियां होंगी, कि लोग हमेशा वैसा नहीं करेंगे जैसा हम उम्मीद करते हैं, कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती। इंसान स्वीकार करने के बजाय समाधान ढूंढता है, और जब समाधान नहीं मिलता तो सोच बढ़ती रहती है। बुद्ध ने कहा था, स्वीकार करने से मन शांत होता है, बदलने की जिद से मन उलझता है। लेकिन इंसान बदलने की कोशिश में मन को घायल कर देता है और फिर उसी घाव पर बार बार सोचकर नमक छिड़कता रहता है। इसलिए हम ज्यादा सोचते हैं क्योंकि मन अभी तक समझा नहीं गया, सुना नहीं गया और स्वीकार नहीं किया गया। ओवर थिंकिंग कोई आदत नहीं, एक अनकही पुकार है। मन कहता है, मुझे मत भागो, मुझे समझो। और यही समझ वह जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। क्योंकि सोच रुकती ताकत से नहीं, जागरूकता से है। विचार शांत होते संघर्ष से नहीं, समझ से हैं। और यहीं से अगला हिस्सा शुरू होगा। कैसे इस सोच के जाल से बाहर निकला जाए, कैसे मन को नियंत्रित किया जाए, कैसे वह शांति पाई जाए जिसकी तलाश हर इंसान को है। बताइए, क्या मैं आगे बढ़ूं? ओवर थिंकिंग रोकने के पावरफुल तरीके, और शायद यही वो मोड़ है जहां किसी की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि सच कहो तो दिमाग को चुप करवाने की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। सोच भागती रहती है, दिल थकता रहता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि यह रुक क्यों नहीं रही। जैसे कोई रेडियो हो जिसे बंद करने का बटन ही नहीं मिलता। कोई आवाज बार बार कहती है, अगर यह गलत हुआ तो, अगर फिर सब वैसा ही हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, और इंसान उसी एक जगह अटक जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिमाग के इस तूफान को रोका जा सकता है, और वह भी बेहद सरल तरीकों से, ऐसे तरीकों से जिन्हें किसी किताब की जरूरत नहीं होती, किसी बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ी जागरूकता और अपने ऊपर भरोसा चाहिए। कभी सोचा है कि हम सोच क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि दिमाग को आदत पड़ चुकी है भागने की, हर शक को सच बनाने की, हर छोटी बात को पहाड़ बनाने की। और जब तक उसे रास्ता ना दिखाया जाए, वो भागता ही रहता है। लेकिन जैसे किसी बच्चे के हाथ से कांच का गिलास धीरे धीरे लेकर नीचे रख दिया जाए, बिना डांटे, बिना शोर किए, वैसे ही दिमाग को संभालना सीखना पड़ता है। यही पहली कला है, सोच को पकड़ना, उसे नाम देना और फिर उसे छोड़ देना। कई बार समस्या असली नहीं होती, बल्कि सोच में पैदा हुई समस्या असली लगने लगती है। जैसे आधी रात कोई अचानक जाग जाए और उसे लगे कि कल जो मीटिंग है उसमें कुछ गलत ना हो जाए। दिमाग तुरंत कहता है, तैयारी कम है, सब खराब हो जाएगा, लोग जज करेंगे। लेकिन अगर उसी पल इंसान अंदर ही अंदर कह दे, ठीक है, ये डर है, ये शक है, तो दिमाग का जादू टूटने लगता है। क्योंकि बिना नाम की चीजें बड़ी लगती हैं और नाम मिलते ही छोटी हो जाती हैं। सोच को पकड़ना मतलब उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे पहचानना। जैसे कोई धुआं कमरे में दिख जाए तो आप पंखा नहीं चलाते, आप देखते हो कि धुआं आ कहां से रहा है। जब हम सोच को कहते हैं, रुको मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो दिमाग समझने लगता है कि वह मालिक नहीं है, हम मालिक हैं। और यह बिल्कुल कठोर अभ्यास नहीं, बल्कि एक नरम जागृति है। शाम को लोग अक्सर एक ही बात को बार बार मन में दोहराते हैं, क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। और यह विचार एक लूप बनाते जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद से बोलते हो, यह सोच है, यह घटना नहीं, दिमाग की पकड़ डीडीएच ढीली होने लगती है
और फिर एक छोटा सा जादू होता है। बात वहीं खत्म हो जाती है जहां पहले शुरू भी नहीं हो पाती थी। लेकिन सिर्फ सोच पहचानने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब सोच की जगह कार्रवाई आती है। क्योंकि सच ये है कि सोच जितनी लंबी होती जाती है, कदम उतने छोटे पड़ते जाते हैं। जैसे कोई इंसान जिम जाने का सोचता रहे और महीने निकल जाए। जैसे कोई अपना काम शुरू करना चाहे लेकिन हर दिन यही सोचे कि अभी सही समय नहीं। जैसे कोई कॉल करना चाहे, माफी मांगना चाहे, बात साफ करना चाहे और दिमाग कहे कल कर लेंगे और कल कभी आता ही नहीं। यही वजह है कि कार्यवाही ओवरथिंकिंग का सबसे सीधा इलाज है। क्योंकि दिमाग को भ्रम सिर्फ खालीपन में मिलता है। जब हम रुक जाते हैं तो वह भागता है और जब हम चल पड़ते हैं तो वह चुप हो जाता है। कभी देखा है, जैसे ही कोई छोटा कदम उठाते हैं, कमरा साफ कर दिया, एक छोटा ईमेल भेज दिया, 5 मिनट टहल लिया, अचानक दिमाग हल्का लगने लगता है, जैसे किसी ने बोझ उठा लिया हो। क्योंकि दिमाग को जवाब चाहिए और जवाब सोच में नहीं, कार्रवाई में मिलता है। कई लोग इंतजार करते हैं कि पहले डर खत्म हो जाए फिर कदम उठाएंगे। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। कदम उठाओ, डर खुद खत्म हो जाएगा। जैसे कोई स्विच दबाए बिना लाइट जलने का इंतजार करें, ऐसा कभी नहीं होता। और यही वजह है कि छोटी सी कार्रवाई भी बड़े से तूफान को रोक देती है। लेकिन कार्रवाई भी तब संभव होती है जब दिमाग शांत हो, और दिमाग शांत होता है सांस से। कई लोगों को लगता है कि सांस लेना कोई तकनीक नहीं, ये तो सामान्य चीज है। लेकिन सच ये है कि दिमाग और सांस एक धागे से बंधे होते हैं। जब सांस तेज हो जाती है तो सोच तेज हो जाती है। जब सांस धीमी हो जाती है तो दिमाग का शोर कम होने लगता है। बस 60 सेकंड, सिर्फ 1 मिनट और जादू शुरू हो जाता है। जैसे कोई अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस अंदर ले, थोड़ी देर रोके, फिर सांस बाहर छोड़ें और ऐसा 3-4 बार करें। अचानक दिल की धड़कन कम हो जाती है, शरीर ढीला पड़ने लगता है और दिमाग कहता है सब ठीक है। क्योंकि दिमाग को यह समझने में देर नहीं लगती कि अब खतरा नहीं है। और जब खतरा नहीं होता तो ओवरथिंकिंग रुक जाती है। हम सोचते हैं कि समस्या बड़ी है, जबकि दिमाग बस सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा होता। सिर्फ सांस बदलने से पूरा अनुभव बदल जाता है। जैसे किसी ने भीतर का तूफान रोक दिया हो और खामोशी वापस आ गई हो। लेकिन कुछ विचार इतने गहरे होते हैं कि सिर्फ सांस और जागरूकता से नहीं जाते, क्योंकि दिमाग उन्हें बार बार घुमाता है। इसलिए तीसरी नहीं चौथी शक्ति आती है दिमाग से कागज पर उतार देने की। कई लोग सोचते रहते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे ही वही बात कागज पर उतार देते हैं, अचानक छोटी लगने लगती है। जैसे कोई भारी बैग पीठ पर उठाए उठाए चलता रहे और उसे उतारते ही एहसास हो कि असल बोझ तो बैग नहीं, उसे ढोने की थकान थी। लोग रात रात जागते रहते हैं, बस इसलिए क्योंकि उनका दिमाग जानकारी संभाल नहीं पाता। वह चीजों को बंद करने की जगह जमा करता जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान लिख देता है, हाँ, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे डराता है, ये मुझे चोट पहुंचाता है, एक अदृश्य बोझ उतरने लगता है। कागज दिमाग का आईना होता है। जो अंदर धीरे धीरे जमा हो रहा होता है, वह बाहर आकर साफ दिखने लगता है। कई बार जो बात मन में खतरनाक लगती है, वह लिखने पर सामान्य लगने लगती है, और जो बात छोटी लगती है, वह लिखने पर गंभीर दिखाई देती है। इससे फैसला करना आसान हो जाता है। क्या छोड़ना है, क्या संभालना है और किसे बस जाने देना है। इंसान जब तक विचार को पकड़ कर रखता है, वह उसे अंदर से खाता है। लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाल देता है, दिमाग को राहत मिलती है। लेकिन अगर दिमाग फिर भी वही रास्ता पकड़ ले, अगर विचार बार बार लौट आए, तब आखिरी और सबसे सरल कदम काम आता है, परिस्थिति बदल देना। क्योंकि दिमाग उसी माहौल में वही सोच चलाता है, जैसे कोई कमरे में बैठा रहे जहां अंधेरा हो, चुप्पी हो, और दिमाग उसी खामोशी में सवाल पैदा करता जाए। लेकिन जैसे ही इंसान उठकर बाहर चला जाए, थोड़ी धूप में खड़ा हो जाए, किसी पेड़ को देख ले, किसी और माहौल में पहुंच जाए, सोच बिल्कुल बदल जाती है। कई बार समस्या दिमाग नहीं, जगह होती है। जैसे एक ही कमरे में बैठकर इंसान घुटता है, लेकिन वही इंसान बाहर हवा में जाकर मुस्कुराने लगता है। माहौल बदलते ही भावनाएं बदल जाती हैं, और भावनाएं बदलते ही सोच रुक जाती हैं। यह कोई जटिल तरीका नहीं, बल्कि बेहद सरल सच है। दिमाग चीजों को दोहराता है, और जब तक हम स्थिति नहीं बदलते, वो सोच नहीं बदलता। इसलिए कभी कभी बस उठ जाना, पानी पी लेना, चेहरे पर ठंडा पानी डाल लेना या 5 मिनट टहल लेना दिमाग को रिसेट कर देता है। जैसे किसी फोन को रिस्टार्ट करने पर सब ठीक हो जाता है, वैसे ही इंसान भी थोड़ा हिलने डुलने पर सही हो जाता है। और फिर एक बेहद खूबसूरत बात समझ में आती है कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं,
बल्कि दिमाग का भ्रम है और भ्रम को तोड़ा जा सकता है। सोच रुकती है जब हम उसे पकड़ने के बजाय देखने लगते हैं। दिमाग शांत होता है जब हम उसे आदेश देने की बजाय रास्ता देने लगते हैं। और इंसान जीतता है जब वह समझ जाता है कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता और हर शक पर भरोसा करना जरूरी नहीं होता। बस इतना याद रहे, दिमाग हमेशा भागेगा लेकिन दिशा हम तय करते हैं। और अगर आज कोई यह सीख ले कि सोच को कैसे रोका जाए, तो अगला कदम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। क्योंकि अब वक्त आने वाला है उस अगले हिस्से का, जहां समझ में आता है कि जब सोच नहीं रुकती तो असल में उसके पीछे कौन सी छिपी हुई ताकत काम करती है और कैसे इंसान बिना जाने खुद को उसी जाल में फंसा लेता है। बुद्ध ने सबसे पहले यही समझाया था कि इंसान दुख से नहीं, सोच से दुखी होता है। और यह बात आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, मन समस्या नहीं बनाता बल्कि समस्या दोहराने की आदत बनाता है। इंसान जीने से नहीं थकता, सोचते रहने से थक जाता है। इसलिए बुद्ध की सीख का पहला सार यही है, वर्तमान में जीने की शक्ति। लेकिन यह कोई भारी भरकम दर्शन नहीं, ना कोई जटिल भाषा, बल्कि सबसे साधारण जीवन की सबसे असाधारण कुंजी है। जैसे कोई इंसान मोबाइल हाथ में लेकर पूरे दिन नोटिफिकेशन चेक करता रहे, लेकिन एक भी पल सच में जिए बिना दिन गुजर जाए। हम सब इसी दौड़ में फंस चुके हैं, या तो कल की चिंता में या फिर बीते हुए वक्त की खौफनाक तस्वीरों में, और बीच का आज बिल्कुल खाली रह जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो हो चुका वो सिर्फ याद है, सच नहीं। लेकिन आज का इंसान यादों को हकीकत बना बैठा है। जैसे कोई गलती जो सालों पहले हो चुकी हो आज भी दिल को छुपती है। जैसे कोई बात जो किसी ने कभी कह दी थी वो आज भी नींद उड़ा देती है। जैसे कोई इंसान जो अब जिंदगी का हिस्सा नहीं पर दिमाग में आज भी जगह घेर कर बैठा है। हम सोचते हैं कि हम अतीत को पकड़ कर रखे हुए हैं, लेकिन सच ये है कि अतीत हमें पकड़ कर बैठा है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मन पीछे खींचता रहता है। पर बुद्ध ने यह रास्ता बहुत सरल कर दिया, वर्तमान को पकड़ो और अतीत खुद छूट जाएगा। अब सवाल उठता है, वर्तमान में जीना कैसे? क्योंकि यह सुनने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल लगता है। लेकिन बुद्ध ने माइंडफुलनेस को किसी कठिन साधना की तरह नहीं बताया था। माइंडफुलनेस का सरल रूप बस इतना है, जहां शरीर है मन भी वहीं हो। हम रोजमर्रा के काम करते हुए भी बहक जाते हैं। जैसे कोई खाना खा रहा हो लेकिन दिमाग ऑफिस में हो, कोई चल रहा हो लेकिन सोच किसी पुरानी बहस में फंसी हो, कोई नहाते समय भी उस इंसान को याद कर रहा हो जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। यानी शरीर वर्तमान में लेकिन दिमाग अतीत और भविष्य में फंसा हुआ। माइंडफुलनेस का मतलब ध्यान लगाना नहीं बल्कि ध्यान वापस लाना है। जैसे ही मन कहीं भागे हम उसे पकड़कर वापस लाए, बिना गुस्से, बिना जोर, बिना मजबूरी। बुद्ध ने कहा था, मन भटकना उसकी प्रकृति है और उसे वापस लाना साधना नहीं समझ है। आधुनिक साइंस भी यही साबित करती है कि जब इंसान अपना ध्यान इस पल पर लाता है, दिमाग का तनाव कम हो जाता है, दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है और चिंता का असर टूटने लगता है। कभी कोशिश करके देखिए, जब आप किसी चीज को छूते हो बस महसूस करो कि वो कैसा लगता है। जब पानी पीते हो पहली घूंट को नोटिस करो। जब चलो पैरों की आवाज सुनो। जब हवा चेहरे से गुजरे उस हल्के स्पर्श को पहचानो। ये कोई ध्यान नहीं, ये जागना है। जैसे कोई इंसान सालों तक सोया रहे और पहली बार आंखें खोले तो दुनिया वहीं होती है, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान में जीना मतलब समस्याओं से भागना नहीं बल्कि समस्याओं को सही जगह देना है। जैसे कोई डर जो सिर्फ सोच में है वो वास्तविकता बनने की जरूरत नहीं। जैसे कोई चिंता जो अभी हुई ही नहीं वह सजा देने योग्य नहीं। जैसे कोई गलती जो आज सुधार सकती है उसे अतीत में कैद रखना न्याय नहीं। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुख नहीं आएगा, उन्होंने बस ये कहा कि दुख टिकेगा नहीं अगर मन उसे पकड़ कर ना बैठे। और आज के समय में माइंडफुलनेस का मतलब घंटों ध्यान लगाना नहीं बल्कि मिनटों में लौट आना है। जैसे सुबह उठते ही फोन ना उठाना, पहले 5 सांसें लेना। जैसे खाने के दौरान टीवी ना चलाना, बस स्वाद महसूस करना। जैसे काम करते समय 10 मिनट का ब्रेक लेना और बस खिड़की के बाहर देखना। ये छोटे बदलाव बड़े असर डालते हैं, क्योंकि दिमाग वहीं शांत होता है जहां वह भागना बंद करता है। और एक बेहद गहरी सच्चाई, आज का इंसान समस्या से ज्यादा उन घटनाओं की कहानी से परेशान होता है जो दिमाग बनाता रहता है। बुद्ध ने यही कहा था, मन ही दुनिया बनाता है। अगर मन शांत हो जाए तो दुनिया अपने आप सरल लगने लगती है।
हम सोच बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोच बदल नहीं सकती जब तक ध्यान बदल ना जाए। जैसे कोई कैमरा धुंधले लेंस से फोटो ले, तस्वीर हमेशा खराब होगी, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। मन का लेंस साफ करना ही माइंडफुलनेस है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बुद्ध की सीख समय पर निर्भर नहीं, ना देश पर, ना उम्र पर। यह हर उस इंसान के लिए है जो सोच से थक चुका है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है माइंडफुलनेस दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ाता है, एंजाइटी कम करता है, इमोशनल कंट्रोल बढ़ाता है, यानी वही ज्ञान जिसकी खोज आज की दुनिया साइंस में कर रही है। बुद्ध ने शांत बैठकर हजारों साल पहले बता दिया था, मन को देखना शुरू करो, मन बदलने लगेगा। याद रखने वाली एक बात, वर्तमान में जीना कोई लक्ष्य नहीं, यह एक अभ्यास है। जैसे चलना सीखने में समय लगता है, वैसे ही मन को वर्तमान में लाने में धैर्य चाहिए। अगर मन 10 बार भागे तो 10 बार वापस लाओ, अगर 100 बार भागे तो 100 बार लौट आओ। जीत इस बात में नहीं कि मन भागता नहीं, जीत इस बात में है कि तुम हार कर वापस खड़े हो जाते हो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब दिमाग का शोर खुद ही कम होने लगता है और अंदर एक खामोशी पैदा होती है जो न मजबूरी है न डर, बल्कि एक ऐसी शांति जो कभी आवाज नहीं करती लेकिन सब कुछ बदल देती है। यही वो मोड़ है जहां इंसान समझने लगता है कि शांति कोई खोज नहीं, शांति हमेशा से भीतर थी, बस सोच ने उसे ढक रखा था। और जब यह सीख दिल में उतर जाती है, तब अगला कदम एकदम सहज हो जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ वर्तमान में रहने तक नहीं रुकती, बल्कि उस कला तक जाती है जहां इंसान अपने मन का मालिक बनना सीखता है, ना कि उसका गुलाम। जितना गहरा हमारा मन होता है, उतनी ही खामोश उसकी जीत होती है। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझ जाता है कि लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही अंदर के तूफान से थी। जो शांति हम बाहर ढूंढते रहे, वह हमेशा भीतर इंतजार कर रही थी, बस हमें रुककर उसे सुनना था। जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े दिन का इंतजार नहीं चाहिए। एक छोटा सा फैसला भी इंसान को वहां पहुंचा सकता है जहां पूरी दुनिया पहुंचने का सपना देखती है। और शायद यही वजह है कि बुद्ध ने कहा था, मन को जीतो, दुनिया खुद झुक जाएगी। अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर बस एक बात भी उतार दी हो कि आप अपनी सोच के गुलाम नहीं, उसके मालिक बन सकते हैं, तो समझिए बदलाव शुरू हो चुका है। जिंदगी उसी पल बदलती है जब इंसान यह मान ले कि अब बहुत हुआ, अब मैं अपने मन को अपने हाथों में लूंगा। क्योंकि जो इंसान सोचना सीख लेता है, वही जीना सीखता है। और जो जीना सीख लेता है, वह हारता नहीं, रुकता नहीं, टूटता नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हर दिन और मजबूत बने, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास लौट कर आए, तो बस एक सफर शुरू कीजिए, अपने भीतर की ओर। आप अकेले नहीं हैं, इस रास्ते पर हम साथ हैं। और यही हमारा उद्देश्य है, आपके हर अंधेरे पल में रोशनी बनना, हर डर के पीछे छिपी ताकत को जगाना और आपकी सोच को ऐसा रूप देना कि जिंदगी बोझ नहीं, अवसर लगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि हाँ, यही तो मैं महसूस करता हूं, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो मुस्कुराते तो हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, जो बोलते कम हैं लेकिन सोचते ज्यादा हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव होता है। सिर्फ जानकारी नहीं, एक जागृति होती है। यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी स्क्रिप्ट मिलेगी जो दिल को राहत देगी, दिमाग को दिशा देगी और जिंदगी को नया नजरिया। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम आपके दिल तक पहुंचने वाली बात लेकर आए, आपसे छूट न जाए। याद रखिए, आप कमजोर नहीं, बस थके हुए हो। आप टूटे नहीं, बस रुके हुए हो। और सबसे खूबसूरत बात, आप अभी भी बदल सकते हो। हम फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नई सांस के साथ और एक नए आप के साथ। धन्यवाद।